प्रायोजित संगठनों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब आरएसएस के विरोध में तकरीरें दी जा रही हैं। टेली सीरीज पेन ऑफ पाकिस्तान के इस एपिसोड में देखिए संगठन फियर ऑफ फोज। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। कानों में जैसे ही ये प्रार्थना की मधुर ध्वनि खुलती है, देश के अंदर और बाहर तमाम लोगों के कानों में गर्म शीशे के घुसने जैसा दर्द उठता है। लेकिन ये इस प्रार्थना की शक्ति है कि चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनके कैबिनेट के कद्दावर मंत्री हो या फिर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि पर सबको संघ शक्ति के आगे ध्वज प्रणाम करना पड़ता है। यही अनुशासन है, यही संगठन है, यही मातृभूमि प्रेम है, यही राष्ट्र प्रेम का अभिषेक है और यही संघ का संविधान है। सत्ताईस सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन संघ की नींव पड़ी और अगले साल 17 अप्रैल 1926 को इसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पड़ा। तब से लेकर अब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने लंबा सफर तय किया है। उसने उजाला भी देखा है और अंधेरा भी। आरएसएस की आलोचना भी हुई है और तारीफ भी। लेकिन 9.5 दशकों के लंबे सफर में संघ के स्वयंसेवक राष्ट्र सेवा, समर्पण और संस्कारों से परिपूर्ण रहे और व्यक्ति से महत्वपूर्ण संगठन और दल से बड़ा देश को अभिव्यक्त करते रहे। हमने पहले दिन से सिखाया जाता है, स्वयं से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। यही हमारे संस्कार है और यही हमारी प्रतिज्ञा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिज्ञा का आधार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्कार। लड़कपन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस में दीक्षित हैं। उनके रोजनामचा से लेकर विचार तक पर संघ की छाप है। उनके लिए मातृभूमि की रक्षा पहली शर्त है, इसलिए वो कड़े और बड़े फैसले लेने से हिचकते नहीं। यही वजह है कि मजहब का अफीम सूंघ कर बने पाकिस्तान का सामना जब नरेंद्र मोदी की आक्रामक नीतियों से होता है तो हमारा पड़ोसी बिलबिला जाता है। पाकिस्तान कूटनीति का सामान्य तकाजा भूलकर नरेंद्र मोदी के बहाने संघ के संस्कारों पर निशाना साधता है। The one country in the world today where I'm sad to say the state sponsors Islamophobia, and that is India. The reason behind this is the RSS ideology that unfortunately rules India today. The RSS directs it towards the Muslims and to a lesser extent the Christians. They believe that India is exclusively for Hindus and others are not equal citizens. The secularism of Gandhi and Nehru has been replaced by the dream of creating a Hindu Rashtra. शायद ये पहला मौका था जब संयुक्त राष्ट्र के मंच से किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने आरएसएस पर अटैक किया। लेकिन सवाल उठता है क्यों? इसका जवाब जानने के लिए इमरान खान का संयुक्त राष्ट्र संघ का भाषण सुनिए। By subjugating, even cleansing India's 200 million Muslims and other minorities.
In 1992, the RS destroyed the Babri Masjid. In 2002, some 2,000 Muslims were slaughtered in Gujarat. And this was under the watch of Chief Minister Modi. इसको समझने के लिए आरएसएस के बुनियादी विचारों और पाकिस्तान के संस्कारों को समझने की दरकार है। भारत धर्मनिरपेक्ष और पाकिस्तान मजहबी मुल्क है। आरएसएस को लेकर ऐसा प्रचारित होता है कि वो मुस्लिम विरोधी है, जिसे पाकिस्तान भुनाने की कोशिश करता है। आरएसएस हिंदू राष्ट्र की वकालत करता है तो पाकिस्तान की तकरीर है कि संघ मुसलमानों में डर का माहौल पैदा करता है। दरअसल ये पाकिस्तान का विलाप मात्र है, क्योंकि संघ के विचार क्या हैं, इसे ऐसे समझा जा सकता है। वो एक सत्य है, वो अस्तित्व की एकता का सत्य है, और उसके चलते दुनिया की विविधताओं का स्वीकार सम्मान करो, उनका उत्सव करो, अपनी अपनी विविधता पर श्रद्धापूर्वक पक्के चलते रहो, बाकी सबकी विविधता का सम्मान करो और मिलजुल कर चलो। यह संदेश देने वाला जो मूल्य समुच्चय है, वो मूल्य समुच्चय हिंदुत्व है। फिर सवाल है कि पाकिस्तान को संघ के नाम से मिर्ची क्यों लगती है? पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान आरएसएस पर वार क्यों करते हैं? दरअसल पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार के तेवर सख्त हैं। सर्जिकल और बालाकोट एयर स्ट्राइक करके नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी है। कूटनीति के सारे दरवाजे बंद कर दिए। नरेंद्र मोदी सरकार की आक्रामक विदेश नीति ने दुनिया भर में पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करवाने की दहलीज पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान का दोस्त रहा अमेरिका तक दहशतगर्दी के सवाल पर हुकूमत इमरान को खरी खोटी सुना चुका है। आज की तारीख में पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है। पाकिस्तान की सरकार अवाम के दाना पानी के इंतजाम के लिए दर दर पर नाक रगड़ रही है। दुनिया के ज्यादातर देश पाकिस्तान को दर बदर कर रहे हैं। लिहाजा इमरान बौखलाए हैं और अपने पापों का सारा ठीकरा नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर फोड़ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सपना अखंड भारत का है। इस अखंड भारत के सपने में पाकिस्तान भी शामिल है। ऐसे वक्त में जब नरेंद्र मोदी सरकार की नीति पाकिस्तान को लेकर तल्ख और आक्रामक है, पाकिस्तान को युद्ध का डर सता रहा है, पाकिस्तान के नेता दुनिया भर में जा जाकर ढिंडोरा पीट रहे हैं कि भारत हमला कर देगा। असलियत कुछ और है। पाकिस्तान को डर इस बात का है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से चला जाएगा, और इसकी वजह है भारत का 370 जम्मू कश्मीर में खत्म करना और एलएसी पर चीन को भारत का जवाब देने का अंदाज। इसी वजह से पाकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैचारिक जमीन आरएसएस पर हमला कर रहा है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए सच बिहाइंड द सीन्स। The RSS ideology, the RSS by RSS. पता नहीं सरहद के उस पार वाले वजीर आजम को क्या हुआ कि आरएसएस का तरन्नुम गाए जा रहे हैं। RSS ideology by RSS, the RSS ideology. आखिर करें भी तो क्या करें वजीर आजम इमरान खान, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम पर नरेंद्र मोदी का जादू है। वो बहुत फॉरवर्ड जा रहे हैं, एज कम्पेयर टू देम हम बहुत पीछे जा रहे हैं। हम जस्ट बातों तक रह गए और वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं। He is a elected prime minister and Imran Khan is obviously a selected prime minister. अब जरा फर्क समझिए। क्रिकेट के खेल में गेंद फेंकते फेंकते और बल्ला घुमाते घुमाते इमरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी आरएसएस के सांचे में ढलकर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे। ये वो नरेंद्र मोदी हैं जो आज वर्ल्ड लीडर बनने की डगर पर है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश के अंदर शिखर पर है और दुनिया में पुरजोर। दूसरी तरफ इमरान खान हैं जिन्हें उनके ही मुल्क के लोग हिकारत की नजर से देखते हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत देश बनकर उभरा है,
तो दूसरी तरफ इमरान खान की अगुवाई में पाकिस्तान बेगैरत मुल्क बन चुका है। यही इमरान खान की कसक है और इसलिए वो हर बात के लिए मोदी मोदी और आरएसएस चिल्लाते हैं। RSS ideology, the RSS by RSS. संयुक्त राष्ट्र संघ में इमरान खान ने भी भाषण दिया और उसके अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इमरान खान के भाषण में इंडिया, नरेंद्र मोदी और आरएसएस का जिक्र था। ये नाम लेकर इमरान खान इकोनॉमी से टेररिज्म तक अपनी नाकामी छुपा रहे थे। इमरान अपने नए पाकिस्तान के सपने के टूटने को बयां कर रहे थे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 22 मिनट का भाषण दिया और पूरे भाषण के दौरान उन्होंने दुनिया के सामने उभरते भारत का अक्स पेश किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान और इमरान खान को इस लायक भी नहीं समझा कि उनका जिक्र तक किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने संकेतों में भी पाकिस्तान की तरफ इशारा नहीं किया। ये नरेंद्र मोदी का अंदाजे बयां है। भाई और बहनों, हम एक नए हिंदुस्तान के रास्ते पर चल पड़े हैं जो छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी नहीं है। खतरा सीमा के भीतर हो या फिरा सीमा पार, ये नया हिंदुस्तान घर में घुसकर मारेगा। ये नरेंद्र मोदी का नया हिंदुस्तान है। मोदी युग में दो बार भारत घर में घुसकर पाकिस्तान को मार चुका है। इमरान खान को इस दर्द का बखूबी एहसास है, इसलिए खान साहब उस आरएसएस के कारखाने को कोसते रहते हैं जहां से तप कर नरेंद्र मोदी का प्रादुर्भाव हुआ। आरएसएस को अदृश्य राजनीतिक शक्ति कहा जा सकता है। ये एक ऐसी गैर राजनीतिक शक्ति है जिसके लाखों करोड़ों सदस्य हैं, लेकिन कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। हमारे और आपके बीच कौन आरएसएस से जुड़ा है, कौन नहीं, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। अपने इतने लंबे इतिहास के दौरान राजनीति का ऐसा कोई अध्याय नहीं जिस पर इस शक्ति की कलम ना चली हो। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आरएसएस का तिलिस्म क्या है, इसकी ताकत क्या है, ये कैसे काम करता है और किस तरह से राजनीति के आसमान में पतंग उड़ाता है और फिर काट देता है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए शक्ति, पावर हाउस ऑफ बीजेपी। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की ये तस्वीर देश की राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक साधारण स्वयंसेवक की असाधारण सियासी यात्रा की गवाही है। इस यात्रा का पल पल बचपन से संघ की छत्र छाया में पलते बढ़ते सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोऽहम्, त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोऽहम्। अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी का सत्ता शीर्ष पर पहुंचना इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे संघ शक्ति है।
वो शक्ति जिसने इन नेताओं के उत्थान के लिए पूरी ताकत झोंकी, जिसने राजनीति से नाता ना रखने के बावजूद नरेंद्र मोदी के लिए बीजेपी में लाल कालीन बिछाया, जिसने कभी लाल कृष्ण आडवाणी को बीजेपी का सबसे ताकतवर नेता बनाया तो कभी अटल बिहारी वाजपेयी को भारत की उम्मीदों का धूमकेतु। उनकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे ये मत समझो, हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है। खुद को गैर राजनीतिक कहने वाले संघ ने ये काम हमेशा किया। कभी नरेंद्र मोदी, कभी अटल बिहारी वाजपेयी तो कभी लाल कृष्ण आडवाणी। बीजेपी के बड़े बड़े नेता संघ की अदम्य शक्ति के आगे कतारबद्ध होते रहे हैं। अब इसे आप अनुशासन समझिए, सम्मान या संस्कार या फिर मजबूरी। इस शक्ति के आगे बीजेपी के ताकतवर नेताओं को भी कभी हाथ ऊपर तो कभी नीचे करना पड़ता है। यही आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की असल ताकत है। महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे, महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे। कहते हैं कि आरएसएस की नागपुर से हुकूमत चलती है और उसके एक फरमान पर दिल्ली की राजनीति में हड़कंप मच जाता है। बीजेपी के हर मिशन या संकट के वक्त बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता नागपुर को सूर्य नमस्कार करता है। 6 लोगों की मंडली रिमोट कंट्रोल जैसा कमांड देती है। दिल्ली में बीजेपी उस फरमान को मानने को मजबूर हो जाती है। मैं आरएसएस से जुड़ा रहा, बचपन से मेरा जो कुछ भी संस्कार हुआ, मेरी डिसिप्लिन आई, मेहनत करने का स्वभाव बना, उसमें आरएसएस का संस्कार का बहुत बड़ा रोल है। भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के सत्ता शीर्ष पर पहुंचने के बाद आरएसएस की तासीर बदली है। इसके पीछे नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत करिश्मा है जो लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। जो संघ आज नरेंद्र मोदी को आगे कर विजयी मुद्रा में है, वो 2014 से पहले हाशिए पर था। 9.5 दशक की यात्रा में देश भर में फली फूली संघ की सूत्र शाखाएं सिकुड़ने लगी थी। आरएसएस की शाखाओं में कम होती स्वयंसेवकों की मौजूदगी से संघ के कर्ता धर्ताओं के माथे पर शिकन आने लगी थी। अस्तित्व संकट से जूझ रहे संघ को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो भगवा आतंकवाद की थपेड़ों का मुंहतोड़ जवाब दे सके। संघ को ये चेहरा नरेंद्र मोदी में दिखा और इस चेहरे ने क्या कमाल किया, इसका गवाह इतिहास है। संघ के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी सियासत के 7वें आसमान पर सवार होते गए और उधर संघ की शाखाओं में बेशुमार इजाफा हो गया। विजेत्री चना संहताकार शक्ति, विजेत्री चना संहताकार शक्ति, विधाया से धर्म से संरक्षण। कर्तृत्व संपन्न लोगों के चरित्र लिखे जाते हैं। जिनको भारी जगत में करिश्माई नेता कहा जाता है, उनके चरित्र लिखे जाते हैं। स्वाभाविक बात है, उससे एक स्फूर्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है, लेकिन उसको ठीक से पढ़ना पड़ता है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। इसमें कोई शक नहीं कि आज नरेंद्र मोदी के सितारे बुलंद हैं, तो ऐसा संघ की मर्जी से हुआ है। फिर नरेंद्र मोदी ऐसे नेता भी नहीं जो संघ से अपने गहरे रिश्ते को पृष्ठभूमि में रखते हैं। सार्वजनिक मंचों पर, कैमरे पर नरेंद्र मोदी ने संघ की दीक्षा का हमेशा भरपूर निर्वाह किया। दरअसल संघ एक ऐसा संगठन है जो वक्त की नब्ज बखूबी समझता है, वो वक्त के साथ चलता है। संघ ने 1990 के दशक में राम लहर के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी को आगे किया
अयोध्या आंदोलन ने आडवाणी को बड़ा नेता बना दिया और बीजेपी 2 सीटों वाली पार्टी से लोकसभा में 80 से ज्यादा सीटों वाली पार्टी बन गई। लेकिन जब गठबंधन सरकारों के मौसम में प्रधानमंत्री बनाने की बारी आई तो संघ ने नरमपंथी अटल बिहारी वाजपेयी को आगे कर दिया। इसी तरह वो संघ ही था जिसने 2014 में लाल कृष्ण आडवाणी का सियासी सूरज अस्त कर नरेंद्र मोदी का सियासी सूर्योदय करवाने की पटकथा तैयार की। आडवाणी जी के पश्चात बीजेपी के लिए आरएसएस की हर बात पत्थर की लकीर की तरह क्यों होती है? क्योंकि आरएसएस का देश भर में एक बड़ा और मजबूत नेटवर्क है। आरएसएस अलग अलग संगठनों के तौर पर काम करता है, समाज सेवा से लेकर धर्म तक और शिक्षा से लेकर मजदूर संगठन तक। ये संगठन जरूर अलग अलग हैं, लेकिन इनकी वैचारिक जमीन एक जैसी है। इसी वजह से जब नागपुर से रिमोट कंट्रोल के जरिए कोई आदेश दिया जाता है तो पूरी अदृश्य शक्ति आरएसएस की एक दिशा में काम करने लगती है। और इसकी शुरुआत आरएसएस के जन्म के साथ ही शुरू हो गई थी। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए बुनियाद, अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। विजयादशमी 1925, मोहिते का बाड़ा, नागपुर। नागपुर में आरएसएस के इस बुलंद हेडक्वार्टर को देखिए। कभी ये इलाका सुनसान था। इसके सामने मौजूद रेतीली पथरीली जमीन समेत ये पूरा बाड़ा झाड़ झंखाड़ से भरा था। अब ये बुलंद इमारत है। कोलकाता मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर एक हट्टे कट्टे नौजवान डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने इस जगह को अपने हाथों से साफ सुथरा समतल बनाकर आरएसएस की बुनियाद रखी थी। तब सिर्फ 5-7 छोटी उम्र के बच्चे उन्हें मिले थे। सवाल तब भी उठे थे कि आखिर हेडगेवार आरएसएस क्यों शुरू कर रहे हैं। हेडगेवार की जीवनी के मुताबिक हेडगेवार खुद भी कांग्रेस नेता थे और विदर्भ प्रदेश कांग्रेस का संगठन उन्हीं की अगुवाई में चलता था। टर्की के खलीफा की कुर्सी छीने जाने के सवाल पर खिलाफत और असहयोग आंदोलन शुरू करने के कांग्रेस के फैसले पर हेडगेवार ने पहली बार मुखर विरोध किया। खिलाफत आंदोलन को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। यहां तक कि कांग्रेस की मेंबरशिप से भी हेडगेवार ने त्याग पत्र दे दिया। ये 1920 की बात थी। महात्मा गांधी और कांग्रेस से आरएसएस के टकराव की बुनियाद हेडगेवार के वक्त ही शुरू हो चुकी थी। संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार ने मुस्लिम राजनीति और कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं के सामने कांग्रेस पर घुटने टेकने का आरोप लगाया और ऐलान कर दिया कि वो इतना बड़ा हिंदू संगठन खड़ा करेंगे कि फिर राजनीति में हिंदुओं की उपेक्षा करने का साहस कोई नहीं कर सकेगा। तब इस बात पर शायद ही कोई यकीन कर सकता था। लेकिन कांग्रेस की सेकुलर राजनीति के खिलाफ हेडगेवार ने बिगुल फूंका और महात्मा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस के खिलाफ नई राजनीतिक विचारधारा की बुनियाद डाल दी। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो। तमाम विरोध और आलोचनाओं के बावजूद हेडगेवार मिशन पर लग गए। छोटे छोटे बच्चों को लेकर रोज सुबह और शाम संघ की शाखा लगाने लगे। शाखा में पूरे 1 घंटे का टाइम टेबल बनाया गया, जिसमें सूर्य नमस्कार, योग, व्यायाम, खेलकूद, गीत, बौद्धिक बहस के साथ तलवारबाजी, लाठी युद्ध, नियुद्ध यानी जूडो कराटे का प्रशिक्षण शुरू हो गया। शक्तिमान हिंदू राष्ट्र। हेडगेवार ने आरएसएस की बुनियाद नागपुर में 1925 में रखी और पुणे, यवतमाल, अमरावती, नासिक समेत पूरे महाराष्ट्र में इसका जाल फैलता चला गया। महाराष्ट्र के बाहर आरएसएस की पहली शाखा यूपी के वाराणसी में 1930 में शुरू हुई। शहर में गंगा किनारे हेडगेवार ने मराठी और गुजराती बहुल इलाके में युवकों को आरएसएस की प्रतिज्ञा कराई, प्रार्थना सिखाई। हेडगेवार को बड़ी सफलता वाराणसी में मिली जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय ने विश्वविद्यालय परिसर में आरएसएस की बुनियाद डालने के लिए उन्हें आमंत्रित किया।
मालवीय जी ने बीएचयू परिसर में ही आरएसएस के लिए कार्यालय तक बनवा दिया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आरएसएस का नेटवर्क देश भर में फैलना शुरू हुआ। बीएचयू के हॉस्टल में रहकर देश भर के छात्र पढ़ाई करते थे। इन्हीं छात्रावासों से हेडगेवार ने शाखा के जरिए बड़ी संख्या में छात्रों को स्वयंसेवक बनाया। सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक जीवनदानी प्रचारक भी बने, जिनके सहारे हेडगेवार ने 1940 तक आरएसएस का नेटवर्क पूरे देश में फैला दिया। हेडगेवार को सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब पंडित मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू के ब्रोचा छात्रावास में रहकर एमएससी की पढ़ाई कर रहे माधव सदाशिव गोलवलकर को हेडगेवार के आरएसएस से जुड़कर काम करने की प्रेरणा दी। हेडगेवार के निधन के बाद 1940 में गोलवलकर यानी गुरुजी सरसंघ चालक बने। गांधी और गोलवलकर यानी कांग्रेस और आरएसएस के बीच देश के बंटवारे को लेकर गंभीर विवाद था। आरएसएस चाहता था कि देश का बंटवारा न हो, तो कांग्रेस पार्टी इसे वक्त की जरूरत बता रही थी। आरएसएस चाहता था कि मोहम्मद अली जिन्ना की हर मांग को ठुकरा दिया जाए, तो कांग्रेस बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही थी। यानी एक तरफ आरएसएस का अखंड भारत का सपना था, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का मध्यम मार्ग। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए विवाद, एन अनफिनिश्ड स्टोरी। संघ किसी कीमत पर भारत का बंटवारा नहीं होने देने पर आमादा था, लेकिन इतिहास को मंजूर थी 15 अगस्त 1947 की तारीख, जब देश बंट गया। देश के बंटवारे से नाराज नौजवानों की टोली के नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया। शुरुआती जांच में गोली हत्याकांड में शामिल मराठी युवकों के रिश्ते आरएसएस से जुड़े मिले, तो पूरी नेहरू सरकार ने आरएसएस पर हल्ला बोल दिया। नागपुर समेत देश भर में आरएसएस के कार्यालयों पर उग्र प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ, तो आरएसएस के सर संघचालक गुरुजी गोलवलकर समेत बड़ी संख्या में आरएसएस के कार्यकर्ता, प्रचारक। महात्मा गांधी की हत्या के बाद गोलवलकर समेत संघ के बड़े नेता जेल में डाल दिए गए। संघ पर अस्तित्व का संकट था, क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ी कोई भी सफाई सुनने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे हालात में गोलवलकर ने ऐसा फैसला लिया जिससे आने वाले बरसों में देश की सियासत की तकदीर बदल गई। आरएसएस प्रमुख गुरुजी गोलवलकर ने ऐलान कर दिया कि आरएसएस गैर राजनीतिक संगठन रहते हुए कांग्रेस की राजनीति के खिलाफ मजबूत हिंदूवादी राजनीतिक विकल्प खड़ा करेगा। महात्मा गांधी हत्याकांड में जेल से रिहा होने के बाद गोलवलकर कांग्रेस की राजनीति के खिलाफ हिंदूवादी राजनीतिक विकल्प देने की पहल शुरू कर चुके थे। इस बीच पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शरणार्थी हिंदुओं के साथ बुरे बर्ताव पर कैबिनेट से इस्तीफा देने का ऐलान किया। पंडित नेहरू कैबिनेट के मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मंत्रिमंडल छोड़ने के ऐलान के साथ गुरु गोलवलकर को अपने प्लान को धार देने का रास्ता मिल गया। अक्टूबर 1951 अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना। हिंदू हितों के सवाल पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गुरुजी गोलवलकर की मुलाकात ने देश की राजनीति में अखिल भारतीय जनसंघ की बुनियाद डाल दी। मुखर्जी के तौर पर गोलवलकर को देश भर में चर्चित बड़ा राजनीतिक चेहरा मिला, तो पीछे से आरएसएस के प्रचारकों की पूरी जमात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पीछे खड़ी हो गई। मुखर्जी की अगुवाई में जनसंघ का सांगठनिक ढांचा खड़ा करने का काम खुद पर्दे के पीछे से आरएसएस ने शुरू किया। जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी खुद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संभाली। यूपी के आरएसएस के प्रांत प्रचारक दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के अखिल भारतीय महामंत्री नियुक्त हुए। यूपी के आरएसएस के प्रचारक नानाजी देशमुख को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई। बतौर प्रचारक आरएसएस के मुखपत्र 5 जन्य के संपादक अटल बिहारी वाजपेयी भी जनसंघ में शामिल हुए। कराची में आरएसएस के प्रचारक रहने के बाद राजस्थान में आरएसएस प्रचारक LK आडवाणी ने भी जनसंघ का कामकाज संभाला।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगुवाई में जनसंघ की कमान पहले ही दिन से आरएसएस के प्रचारकों ने संभाल ली। इस राजनीतिक आंदोलन का सूत्र आरएसएस ने इस तरह से बांधा कि देखते ही देखते देश की सामाजिक आर्थिक जिंदगी के हर पन्ने पर आरएसएस ने बड़े अनुसंगठनिक संगठनों की कतार खड़ी कर दी। लेकिन जनसंघ की स्थापना के 2 साल के भीतर ही 23 जून 1953 को श्रीनगर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमय मौत हो गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर मसले पर नेहरू सरकार की नीतियों के विरोध में जान दी थी, लिहाजा कश्मीर का सवाल तब से बीजेपी के लिए अहम हो गया। हमें इसलिए दोषी ठहराते रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं, 370 हम खत्म करने की बात कर रहे हैं। हम देश की एकता कैसे कायम रखेंगे? शादी ब्याह का समान कानून हो, भले ही संविधान में लिखा हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी हो, आप कैसे कह सकते हैं? और आप कहेंगे तो आप देश की एकता के तोड़क होंगे। 1951 में जनसंघ की स्थापना से लेकर 1980 में बीजेपी के बनने तक, फिर 1990 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी के गठबंधन के भरोसे प्रधानमंत्री बनने से लेकर पूर्ण बहुमत के साथ 2 बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने तक बीजेपी ने लंबा सफर तय किया। पूर्ण बहुमत वाली मोदी सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर संघ के सपनों को सच कर दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी। वो हम सबके प्रयासों से अब दूर हो गई है। जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, बाबा साहब आंबेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो सपना अब पूरा हुआ है। चूंकि कश्मीर पाकिस्तान की दुखती रग है, कश्मीर के सवाल पर भारत से 3 सीधे युद्ध और 2 छद्म युद्ध कर चुका पाकिस्तान धारा 370 के अंत के साथ तिलमिलाया हुआ है। यही कारण है कि इमरान खान को जब भी मौका मिलता है वो संघ को कोसने लगते हैं। कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में उसकी नजर उठाने से इन्होंने आजाद कश्मीर में एक्शन लेना है। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी को यहां से आज पैगाम देता हूं कि आप एक्शन लें। आपकी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में सिर्फ कश्मीर से धारा 370 ही खत्म नहीं हुई, बल्कि अयोध्या में हिंदुओं के राम मंदिर का सपना भी सच हो गया। बस इन फैसलों ने इमरान खान और पाकिस्तान को मुस्लिम कार्ड खेलने का मौका दे दिया और आरएसएस को कोसने का बहाना। सवाल यह है कि क्या आरएसएस को हिंदू मुसलमान राम मंदिर आर्टिकल 370 की कसौटी पर ही परखना चाहिए? क्या आरएसएस की सोच का दायरा सिर्फ यहीं तक है या इसके आगे भी कुछ और है? क्योंकि संघ के कट्टर विरोधी भी मानते हैं कि स्वयंसेवक संघ का जन सेवा का भाव लाजवाब है। जब जब इंसानियत पर संकट आया, जब जब कोई विपदा आई, स्वयं सेवकों ने जन सेवा की एक नई इबारत लिखी। कोरोना काल के दौरान भी स्वयं सेवकों ने दुनिया को बता दिया कि संघ शक्ति क्या है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए जन सेवा, वॉरियर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। चौबीस मार्च 2020 रात 12 बजे के बाद पूरे हिंदुस्तान में संपूर्ण लॉकडाउन लगा। वजह थी कोरोना महामारी। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, सड़कें सुनसान थी, शहरों की चकाचौंध फीकी पड़ गई थी। गांव, गलियां, चौक चौराहे सब वीरान हो गए।
27 मार्च 2020। लॉकडाउन को 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन 27 तारीख को अचानक राजधानी दिल्ली में सैकड़ों लोगों का हुजूम दिखाई दिया। शाम होते होते बेतहाशा भीड़ आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर जुटने लगी। रात होते होते हालात बेकाबू हो गए। हैरानी की बात थी कि कोरोना त्रासदी के बीच ऐसी तस्वीर सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, बल्कि देश के बाकी शहरों से भी सामने आने लगी। इन तस्वीरों ने सरकार और प्रशासन के होश उड़ा दिए। सरेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ने के साथ साथ कोरोना जैसी घातक बीमारी के विकराल होने का डर भी हर किसी के जहन में था। दुनिया के कोने कोने से कोरोना त्रासदी की भयावह तस्वीरें सामने आ रही थी। ऐसे में हजारों की तादाद में पलायन कर रहे लोगों की भीड़ ने रोंगटे खड़े कर दिए, लेकिन वो भी मजबूर थे। लॉकडाउन के चलते सब ठप हो गया, न खाना, न पानी, न पैसा। हालात से मजबूर सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर अपने गांव घर की तरफ पैदल ही निकल पड़े। एक तरफ घातक वायरस का प्रकोप, दूसरी तरफ भूख प्यास से निकलती जान। पलायन कर रहे लोग इस दोहरे प्रकोप से लगातार जूझ रहे थे। निराशा और हताशा के बीच आशा की किरण बनकर आए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक। संस्कार, समर्पण और सरलता की स्याही से राष्ट्र प्रेम की परिभाषा गढ़ने वाले स्वयंसेवकों की फौज वायरस के विरुद्ध राष्ट्र युद्ध में उतर गई। आरएसएस के स्वयंसेवक महामारी के प्रचंड प्रकोप के बीच सेवा के लिए खुद को झोंक चुके थे। स्वयंसेवक अलग अलग इलाकों में पका हुआ भोजन बांटने लगे। सूखा राशन, चावल, दाल, आटा, तेल, नमक के पैकेट भी बांटे गए। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जड़ी बूटी से बना काढ़ा बांटा गया। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए मास्क बांटे गए। आरएसएस ने पलायन कर रहे लोगों के लिए अस्थायी निवास की व्यवस्था की। जो स्वयंसेवक जहां था, उसने वहीं पर लोगों की मदद की। देश के अलग अलग हिस्सों में संघ के 3 लाख से ज्यादा समर्पित स्वयंसेवक कोरोना के कपाल पर सेवा की लकीर खींच रहे थे। कोरोना की महामारी के समय में अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के जो नियम विहित है और हम लोगों को बताने वाले हैं, उन सबका पालन पहले अपने को करना है। तो अनुमति पूर्वक ही काम करना। संघ प्रमुख की उम्मीदों को धरातल पर उतारने के लिए स्वयं सेवकों ने अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों कस्बों में सेवा सेंटर बनाए। आरएसएस के 9.5 दशक के लंबे इतिहास के दौरान ऐसे कई मौके आए जब आरएसएस पर बैन लगा और फिर इस बैन को हटा भी लिया गया। सरकार की सख्ती भी हुई आरएसएस पर और संदेह की नजर से भी आरएसएस को देखा गया। लेकिन तमाम सवालों, तमाम संदेह के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब भी देश पर कोई बड़ा संकट आया, जब देश के सामने कोई बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो गई, तो इस स्वयं सेवकों ने अपने घर की दहलीज को लांघा और जरूरतमंदों के बीच पहुंच गए। अपनी जान की परवाह किए बिना जरूरतमंदों की सेवा की। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए राष्ट्र प्रेम सिंस द इंडिपेंडेंस। अगर सच ये है कि संघ की पाठशाला से निकले नेताओं ने देश को दिशा दी, देश को आगे बढ़ाया, तो सच ये भी है कि संघ का अस्तित्व ही समर्पण और सेवा पर टिका है। अपने जन्म के चंद वर्षों बाद ही संघ ने समर्पण और सेवा के सिरे को पकड़ा और बेसहारों का सहारा बनकर सामने आया। सन 1947 में जब मुल्क 2 हिस्सों में बटा, जब पाकिस्तानी हिस्से में रहने वाले भारतीयों की देह पर हैवानियत की लकीरें खींची गई सरहद पर, तब भी संघ ने मानवता की पूजा की थी। उसके बाद से जब जब देश पर कुदरती कहर बरपा, तब तब स्वयंसेवक खड़े हुए इंसानियत के हक में। संघ ने 1947 में विभाजन पीड़ितों को आश्रय देने के लिए 3000 से ज्यादा शिविर बनाए थे। 1962 के चीन युद्ध में सेना की मदद के लिए स्वयंसेवक बॉर्डर तक पहुंच गए, सैनिकों के लिए रास्ते बनाए, खाने का इंतजाम किया। 1965 के पाकिस्तान युद्ध में न सिर्फ कानून व्यवस्था संभाली, बल्कि रक्त शिविर लगाकर स्वयंसेवकों ने जवानों के लिए रक्तदान किया। 1971 में ओडिशा में आए चक्रवाती तूफान में स्वयंसेवक पीड़ितों के साथ खड़े रहे। 1977 में आंध्र प्रदेश में जब बवंडर आया, तब स्वयंसेवकों ने मोर्चा संभाला। 1984 भोपाल गैस त्रासदी के वक्त स्वयंसेवक मैदान में उतरे। 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया, तब महीनों तक स्वयंसेवकों ने निस्वार्थ सेवा की।
इसी तरह 2004 में जब तमिलनाडु में सुनामी आई थी और जम्मू कश्मीर में बाढ़ के समय स्वयंसेवक मदद के लिए खड़े रहे। एक बार फिर जब देश मुश्किल में है, एलएसी पर चीन के साथ तनाव है, लाखों चीनी सैनिक सीमा पर डटे हैं, तब भी स्वयंसेवक हर फर्ज निभाने के लिए तैयार हैं। यही संघ की ताकत है, यही संघ की हिम्मत है, यही संघ को सबसे अलहदा बनाता है। इसी की बदौलत 5 स्वयंसेवकों से शुरू हुआ आरएसएस 90 लाख लोगों का परिवार बन चुका है। 37,109 से ज्यादा जगहों पर 58,970 शाखाएं लगती हैं और उसमें स्वयंसेवक राष्ट्रभक्ति का प्रण लेते हैं। वही राष्ट्रभक्ति, वही मानवता की सेवा आज समूचे हिंदुस्तान में दिख रही है। शुभम आशिषंदेहि तत्पूर्तये। और अब बात करते बड़ी खबर को लेकर। चीन के इशारे पर पाकिस्तान की जंग की तैयारियां हैं। पाक-यूके में पाकिस्तान ने भारी मात्रा में हथियार तैनात किए हैं। J-17 थंडर, F-16, VT-4 टैंक समेत कई मिसाइल तैनात किए गए हैं। गौरी और शाहीन मिसाइल भी बॉर्डर पर तैनात की गई है। 48G J-2 आर्टिलरी होवित्जर तोप, इसके अलावा 80,000 जवान भी तैनात किए गए हैं। और अब बात करते हैं भारत और चीन टकराव जुड़े हुए आज के दिन की 9 बड़ी खबरों की। सर्दियों में चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स तैनात। -40 डिग्री में करेंगे सरहद की हिफाजत। एलएसी पर चीन की नई खुराफात। एलएसी पर बड़े लाउडस्पीकर लगाकर जवानों को परेशान करने की साजिश। चीन पाक के आतंकी गठजोड़ के मिले सबूत। जम्मू कश्मीर में चीनी ड्रोन से हथियार सप्लाई कर रहा था पाकिस्तान। पीओके के बड़े नेता अमजद मिर्जा अयूब का बड़ा दावा। पीओके में चीन के 6,000 ज्यादा लोग मौजूद। आईएसआई के साथ मिलकर बनाया गया आतंकी कैंप। मोदी के भाषण से पीओके के लोग खुश। एलएसी पर चीन से युद्ध का खतरा और बढ़ा। एलएसी पर कई इलाकों में बर्फबारी शुरू, बढ़ सकता है तनाव। चीन की शह पर हमले की तैयारी में जुटा पाकिस्तान। सरहद पर टैंक और तोपों का जमावड़ा। गौरी शाहीन मिसाइलों को भी बॉर्डर पर तैनात किया। चीन के एक्सपर्ट्स ने चीन को चेताया, कहा भारत की तैयारी पूरी, ड्रैगन अलर्ट रहे। ताइवान को लेकर अमेरिका की चीन को सीधी चेतावनी। कहा अमेरिकी सेना ताइवान के साथ थी, है और रहेगी। साउथ चाइना सी में ताकत बढ़ाने में जुटा चीन। सेना के ट्रक में हथियार ले जाते वीडियो वायरल। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का। अल्ट्राटेक सीमेंट, इसके अल्ट्राटेक बाइंडिंग पार्टिकल्स ईंटों से सरिये तक जोड़कर घर को दे बेजोड़ मजबूती। नींव बिछाई, दीवार चढ़ाई, छत ने डाला डेरा और घर बन गया मेरा। बड़े इरादों में जान डाल दे। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। नया स्टाइलिश हिंदवेयर हॉब, स्टनिंग। फिर आ गई आग लगाने। आग? अब देख। नो गैस लीकेज। कैसे? अभी पता करते हैं। फ्लेम फेलियर डिवाइस यानी फ्लेम ऑफ तो गैस लीकेज कट ऑफ। नया हिंदवेयर हॉब विद मैक्स सेफ टेक्नोलॉजी। देखो ड्रीम 11 IPL, हॉटस्टार स्पेशल्स, सुपर हीरोज इन हिंदी और थिएटर से पहले ब्लॉकबस्टर्स। साल के सिर्फ 399 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP। Wow, yes! New Suzuki Access 125. सुना है ये कम पीता है। अब इनको भी पता है Suzuki Access 125 with PS6 टेक्नोलॉजी कम पीता है। अपना टूथपेस्ट बदलो और लाओ डाबर रेड पेस्ट। डाबर रेड पेस्ट में है आयुर्वेद की शक्ति।
जो जर्म्स को मारे और दे 7 डेंटल प्रॉब्लम से सुरक्षा। खुल के जिया हर एक लम्हा, क्या स्वाद था, क्या जोश था, है जरा सा दूर अब आसमां मेरा। राजनिवास फ्लेवर्ड पान मसाला। ओमनी जेल का डाइक्लोफेनेक फॉर्मूला जड़ से दर्द को मिटाता है। ओमनी जेल, इंडिया का नंबर 1 पेन रिकवरी जेल। BikeDekho.com बाइक्स और उनकी प्राइसेस कंपेयर करो, हर एंगल से देखकर सही बाइक या स्कूटर खरीदो। एक्सपर्ट रिव्यूज, बेस्ट ऑफर्स और डिस्काउंट्स के साथ विजिट BikeDekho.com टुडे। नया गार्नियर कलर नेचुरल्स, ऑलिव, आमंड और एवोकाडो, 3 ऑयल्स का पोषण जो दे 50% ज्यादा शाइन, नरिश्ड बाल और बेहतर कलर। अब पाइए कलर नेचुरल्स के 7 शेड सिर्फ 49 रुपीज में। बाय गार्नियर नेचुरली। बिना बताए जा रहे हो, बिंगो टेढ़े मेढ़े रास्ते में खा लेना, चिट्ठी लिखना, बाय। ये है बिंगो टेढ़े मेढ़े का जादू। ईट फिर रिपीट रिपीट रिपीट। बिंगो टेढ़े मेढ़े फ्रॉम ITC। प्लास्टो गोल्ड वाटर टैंक है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से बना वाटर टैंक, जो है पीने के पानी के लिए पूरी तरह सुरक्षित। प्लास्टो है तो गारंटी है। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉयस हेयर रिमूवल क्रीम, त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉयस हेयर रिमूवल क्रीम। अब वो वक्त आ गया है जब डॉली को फोन से चिपका देख डैडी का बीपी नहीं बढ़ेगा, सरिता की सासू माँ का खून नहीं जलेगा, क्योंकि अब फोन बनाएगा लखपति। केबीसी देखिए, साथ में सोनी लिव पे प्ले ऑन कीजिए, हर दिन बनेंगे 10 लखपति। जी हाँ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक थकान मिटाए, एनर्जी और इम्यूनिटी बढ़ाए, बॉडी रिच कैप्सूल्स एंड सिरप, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए, मल्टीप्लेक्स कैप्सूल्स एंड सिरप। विश्व में कोरोना महामारी का कहर जारी। कोरोना से अब तक 10 लाख लोगों की मौत। देश में मरीजों का आंकड़ा 60 लाख तक पहुंचा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 2 आतंकवादी ढेर, ऑपरेशन जारी, 1 जवान भी घायल। चीन की शह पर भारत पर हमले की तैयारियों में जुटा पाकिस्तान। सरहद पर टैंक और तोपों का जमावड़ा। गौरी और शाहीन मिसाइलों की भी बॉर्डर पर तैनाती।